अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस लेसन में मैं आपके साथ कैप्चा कोड के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैप्चा कोड क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है और उसके बाद आपके सामने मैं पीएचपी को यूज़ करते हुए कैप्चा कोड क्रिएट करूंगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है आपके सामने, मैंने इसको पहले से कोड किया हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आके देखें, अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये न्यूमेरिक वैल्यू जो नीचे आपको नज़र आ रही है, ये नंबर चेंज हो रहा है हर पेज रिफ्रेश के साथ। उसके बाद अगर मैं ऊपर कोई वैल्यू लिखता हूँ, जैसे लेट सपोज नीचे लिखा हुआ है 41133, मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ 41133 और मैंने एंटर की हिट की और ऊपर देखें मैच्ड लिखा हुआ नज़र आ गया। और अगर लेट सपोज यहाँ पे आके मैं वैल्यू कोई डिफरेंट लिख देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ, ये मैंने डिफरेंट वैल्यू लिखी जो कि नीचे वाली वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रही है, और अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखें मिस मैच लिखा हुआ आ गया। ओके, कैप्चा कोड क्या है? कैप्चा कोड एक इमेज होता है और उस इमेज के ऊपर हम कोई स्पेसिफिक टाइप का कोड जनरेट करवाते हैं। अब इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसको इस्तेमाल करने की वजह से हम अपनी वेबसाइट पे सिक्योरिटी की एक लेयर को ऐड अप करते हैं। अब ये सिक्योरिटी काम कैसे करती है, आपके सामने एक छोटा सा सिनेरियो डिस्कस करता हूँ ताकि वो लोग जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि कैप्चा कोड का इस्तेमाल क्या होता है। तो उस पर्पज़ के लिए एज़ यूजुअल आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे लेके चलता हूँ और आपके सामने छोटा सा सिनेरियो मैं क्रिएट करता हूँ, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को। तो क्विकली यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ। लेट सपोज ये लॉगिन बॉक्स है और इसके अंदर कुछ लॉगिन फील्ड्स आ रही हैं, लॉगिन फील्ड्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। ये यूज़र नेम फील्ड आ गई, ये नीचे एक पासवर्ड फील्ड आ गई और नीचे लास्ट में एक ब्लू कलर में बटन आ गया जो कि लॉगिन वाला बटन था। ओके, इसको मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ, यानी कि इसको मैं फिर से कॉपी करके साथ पेस्ट कर देता हूँ और जो नेक्स्ट वर्जन में इसका क्रिएट कर रहा हूँ उसमें कैप्चा कोड शामिल होगा। तो यहाँ पे आके मैं सॉरी, मैं इसको बॉक्स को सिलेक्ट नहीं किया, इसको मैं क्विकली यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब ये कैप्चा कोड वाला बॉक्स आ गया, इसको मैं फिलअप कर देता हूँ और इसके बाद लाइट ग्रे कलर में इसके साथ मैं एक इनपुट बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ जिसमें कैप्चा कोड की वैल्यू आएगी असल में। डोंट वरी अबाउट साइज, यहाँ पे देखें जो कैप्चा कोड इमेज वाला पार्ट है उसकी हाइट कम है, वेयर एज जो साइड पे फील्ड आ रही है इनपुट फील्ड उसकी हाइट ज़्यादा है। तो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, मैं बेसिकली यूआई को डिज़ाइन नहीं कर रहा कि मैं इन पिक्सल्स का ख्याल करूँ, इसकी हाइट ज़्यादा ना हो इसकी कम ना हो, तो डोंट वरी। ओके, इस वर्जन की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई या आपने अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई, तो आपने क्या काम किया, आपने उसमें एक यूज़र नेम फील्ड इंक्लूड कर दी जो लॉगिन फॉर्म था। उसके बाद आपने एक पासवर्ड फील्ड इंक्लूड कर दी और नीचे आपने एक बटन साथ लगा दिया, यानी कि जिस पे यूज़र क्लिक करेगा तो वो लॉगिन कर लेगा। अब जो ये वाला वर्जन है इसके साथ इशू क्या है, इसके साथ एक बहुत बड़ा इशू है। वो बड़ा इशू क्या है, मिसाल के तौर पे एक यूज़र था आपकी वेबसाइट पे और यूज़र का नाम था जॉन डो। जॉन डो था या कोई भी नाम था, लेट्स सपोज ए बी सी डी उसका नाम था। अब जो ए बी सी डी के नाम से यूज़र था उस नाम का किसी हैकर को पता चल गया। अब उस हैकर ने क्या काम किया, उस हैकर ने इस वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली लॉगिन करवाने के लिए, इसको हैक करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। अब वो जो प्रोग्राम लिखा था वो बोट कहलाता है। अब उस प्रोग्राम ने किया क्या, उसने ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट पे आके जब उसने वो जो हैकर था जब उसने आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस था उस अपने सॉफ्टवेयर को दिया, तो उस सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद यहाँ पे आके लिखा यूज़र नेम जो कि उस हैकर को पता था जिसको वो हैक करना चाह रहा था। अब जो पासवर्ड वाला पार्ट था यहाँ पे उसने कोई एल्गोरिदम यूज़ किया, लेट सपोज उसने ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम यूज़ किया। कुछ लोग होंगे जिनको ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का पता नहीं होगा, तो मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको बता देता हूँ। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम होता है, ऐसा कोड होता है जो कि ऑटोमेटिकली डिफरेंट टाइप के जो पासवर्ड्स हैं उनके पैटर्न जनरेट करता है और बड़ी स्पीड में जनरेट करता है, यानी कि विद इन सेकेंड्स वो बहुत ज़्यादा पैटर्न्स को जनरेट कर देता है। तो होता क्या है, ऊपर एक यूज़र नेम पहले से ऊपर लेट सपोज एक यूज़र नेम था, नीचे जो पासवर्ड थे उसने जनरेट करवाए और पासवर्ड लकीली एक मैच कर गया। पासवर्ड जैसे ही मैच कर गया वो सिस्टम में लॉगिन कर गया और ये जो अकाउंट था ये हैक हो गया। तो ये टेक्निक अच्छी नहीं है। टेक्निक अच्छी कौन सी है, ये कैप्चा कोड वाली टेक्निक अच्छी है। अब कैप्चा कोड में क्या हुआ, उसने यूज़र नेम इनपुट किया, उसने पासवर्ड इनपुट किया, पासवर्ड भी जो था उसने ठीक इनपुट कर दिया।
वेयर एज जो नीचे कैप्चा कोड वाला पार्ट था, अब यहाँ पे इमेज था, अब वो इस इमेज को रीड करने की कोशिश कर रहा था, इसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, जैसा कि आपको टेक्स्ट के पीछे नजर आ रहा है 15551, इस टाइप का कोई टेक्स्ट लिखा हुआ था कैप्चा कोड इमेज पे। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर था वो इस इमेज को प्रोसेस नहीं कर पाया, वो यहां पे आके स्टक हो गया और वो सिस्टम में लॉग इन नहीं कर सका। तो वो जो आपका यूजर था वेबसाइट का, उसका अकाउंट सेव रहा, उसका अकाउंट हैक नहीं हुआ। तो इस तरह से इसकी जो वर्किंग है कैप्चा कोड की, ये आपके जो वेबसाइट यूजर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकती है हैकर्स के अगेंस्ट। हैकर्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट कर सकती है। उसके साथ अगर आप ये चाहते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं वो आपकी वेबसाइट पे आके डाटा इनपुट ना करें, तो उस पर्पज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि साइन अप पेज है, आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लॉगिन पेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद किसी कंपनी की वेबसाइट आप बना सकते हैं जिसपे उस वो जो कंपनी होगी वो डिफरेंट टाइप का डाटा इनपुट करवा सकती है यूज़र से। तो वहाँ पे भी आप कैप्चा कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग है, यानी कि जो ह्यूमंस हैं, वो उस वेबसाइट पे आके डाटा इनपुट करें, ना कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आके इनपुट करें। ओके, इसको अब मैं मिनिमाइज करता हूं। मिनिमाइज करने के बाद यहां पे जो मैंने आपको वर्जन ये दिखाया है 15551 लिखा हुआ है कैप्चा कोड का, ये बहुत सिंपल सा वर्जन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कैप्चा कोड यूज करें तो उसको थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दें, ताकि जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रोसेस ना कर पाए। एक इंसान तो उसको रीड कर लेगा, एक ह्यूमन बीइंग तो उसको रीड कर लेगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसको रीड ना कर पाए। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ 15551, मैंने इसको सबमिट किया तो ऊपर देखिए मैच लिखा हुआ आ गया। और अगर मैं यहाँ पे नीचे आके कोई डिफरेंट कोड लिख देता हूँ तो मिसमैच लिखा हुआ आ गया। तो ये कोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो हम ये बनाने वाले हैं। अब क्विकली चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, और जो कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कोड को रिमूव कर देने के बाद इसको मैं स्क्रैच से कोड करता हूँ और चीज़ें साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो image.php के नाम से फाइल है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई भी फाइल का नाम आप चूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे आके कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा हेडर, और हेडर के अंदर आके जो कंटेंट की टाइप है वो स्पेसिफाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कंटेंट डैश टाइप, और ये इमेज होगा, और जो इमेज की टाइप होगी वो जेपैग होगी, जेपीजी। उसके बाद नीचे आते हैं। अब यहां पे आके जो फॉन्ट साइज है वो मैं डिफाइन कर देता हूं। फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 25 पिक्सल्स। उसके बाद नीचे आते हैं, मैं कैप्चा की जो विड्थ है वो स्पेसिफाई कर देता हूं, इमेज विड्थ, बल्कि सिर्फ यहां पे विड्थ लिख देता हूं। विड्थ विड्थ होगी लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स, और जो हाइट है वो होगी लेट्स सपोज 50 पिक्सल्स। सॉरी, पिक्सल्स को साथ लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ पिक्सल्स, सिर्फ 50, यानी कि पी एक्सिस के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आके मैं इमेज को क्रिएट करता हूँ। इमेज इक्वल्स टू इमेज क्रिएट के नाम से एक ये बिल्ट इन फंक्शन है, और इसको आप इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा विड्थ हाइट। ये जो फंक्शन है इमेज क्रिएट के नाम से, ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इमेज तो बेसिकली मैं इमेज को ही मैनिपुलेट करूंगा। ये जीडी लाइब्रेरी से बिलोंग करता है। अगर आप जीडी लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, उसकी डेप्थ में जाना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं इमेज की प्रोसेसिंग के लिए, तो ये पीएचपी की लाइब्रेरी है। तो इस पर्पज़ के लिए आप जो पीएचपी की ऑफिशियल वेबसाइट है https www.php.net, आप इस पे जा सकते हैं। तो इस पे जाके जो जीडी लाइब्रेरी है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको गेट कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। काफ़ी हेल्पफुल लाइब्रेरी है। जिस टाइम पे आप इमेजेस को अपलोड करते हैं तो उस टाइम पे आप इमेज को रिक्रिएट भी कर सकते हैं इसकी मदद से, तो आपको अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है। तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो लेसन बनाऊंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे इमेज क्रिएट हो गया। इमेज के क्रिएट हो जाने के बाद जो इमेज का बैकग्राउंड कलर है, अब मैंने वो स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इमेज कलर एलोकेट। सबसे पहला जो आर्गुमेंट होगा वो इमेज होगा, जो कि ऊपर ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको वैल्यूज दूंगा RGB,
RGB वैल्यूज में काम करूंगा मैं, तो आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। तो जो R है यहां पे आके मैं लिखूंगा लेट्स सपोज 215 215 215। तो ये लाइट ग्रे कलर बनता है। तो मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ग्रे हो। ओके, इसके बाद अब नीचे आते हैं। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट आता है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो चीजें आपकी समझ में जल्दी आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो मैं नीचे आके लिखता हूं फॉन्ट कलर, और इसके आगे आके लिखता हूं इमेज कलर एलोकेट। इमेज कलर एलोकेट ये एक फंक्शन है जो कि कलर को एलोकेट करता है असल में। इसके आगे मैं आके लिखता हूं इमेज। मैं चाह रहा हूं कि जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक हो जाए, 0 0 0। तो 0 0 का मतलब 0 0 0 का मतलब ये जो मैंने पैटर्न यूज किया है आपके सामने, इसका मतलब होता है ब्लैक कलर। ओके, इसके बाद अब नीचे आते हैं। अब मुझे टेक्स्ट भी रिक्वायर्ड है, मुझे फॉन्ट भी रिक्वायर्ड है, सॉरी। जो फॉन्ट है वो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, मेरे पास यहाँ पे font.ttf के नाम से फाइल है। तो ये एरियल है असल में। अगर आपको फॉन्ट नहीं मिलता आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये .ttf फाइल है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो सबसे आसान काम जो है, आप अपने सिस्टम में जा सकते हैं, यानी कि कंट्रोल पैनल पे जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल पे जाके फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे आप, और फॉन्ट्स पे क्लिक कर लेने के बाद जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है उस पे जाके राइट क्लिक करें, उसको कॉपी कर ले, और जो आपकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है जहां पे आप कैप्चा कोड वाला कोड लिखेंगे वहां पे जाके इसको पेस्ट कर दें फॉन्ट को। दैट्स इट, मैंने भी सीधा किया। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज कर देने के बाद वापस आते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड को स्क्वीज कर लेता हूं ताकि आपको नजर आता रहे ऊपर ये font.ttf। ओके, यहां पे आके अब मैं लिखता हूं इमेज ttf फॉन्ट। ttf टेक्स्ट। ओके, इसमें जो सबसे फर्स्ट आर्गुमेंट आएगा वो आएगा इमेज। उससे जो नेक्स्ट आर्गुमेंट आएगा वो होगा फॉन्ट अंडरस्कोर साइज। फॉन्ट साइज के बाद यहाँ पे एंगल आएगा। जो मैंने 0 लिखा हुआ है ये एंगल है असल में। अगर आप चाहते हैं कि आप जो टेक्स्ट है उसको उसका एंगल चेंज कर दें तो एंगल आप चेंज भी कर सकते हैं, अप टू यू। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा इमेज के अंदर, टेक्स्ट की पोजीशनिंग की बात हो रही है। उसको वर्टिकली लाइन करना है या उसको हॉरिजॉन्टली लाइन करना है। तो हॉरिजॉन्टली लाइन करने के लिए जो जहां पे मैंने एक्स लिखा हुआ है आप यहां पे वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड पे अगर आप उसको पोजीशन करना चाहते हैं तो एक्स वाली जगह पे आप वो वैल्यू लिखेंगे। जो वाई वाली जगह है यहां पे जो आप वैल्यू लिखेंगे उसकी वजह से जो टेक्स्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन होगा, यानी कि वर्टिकली लाइन होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे आकर मैं लिख देता हूं 33 20 लिख देता हूं। ये वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। जो भी वैल्यू आपको सूट करती है आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यू कैन ट्राई डिफरेंट वैल्यूज। ओके, इसके बाद अब यहां पे आके मुझे फॉन्ट कलर स्पेसिफाई करना होगा। तो मैं यहां पे आके लिखता हूं फॉन्ट कलर, जो कि वेरिएबल पे स्टोर्ड था। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट काम करूंगा मुझे फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई करना होगा। मैं यहां पे आके लिखूंगा फॉन्ट डॉट ttf। लेट सपोज अगर ये जो मेरी फॉन्ट वाली फाइल है किसी दूसरे फोल्डर में होती तो सबसे पहले फोल्डर का नाम आता और उसके आगे फिर मैं उसका पाथ स्पेसिफाई करता। लेकिन अगर ये पार्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहां पे टेक्स्ट आ जाएगा। तो टेक्स्ट के नाम से वेरिएबल अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ, मैं उसको भी क्रिएट कर लेता हूं। अब सबसे लास्ट में आते हैं। यहां पे एक लास्ट फंक्शन कॉल रह गई है, उसको कॉल कर लेते हैं इमेज जेपैग। नीचे आके फाइनली जो इमेज है उसको क्रिएट किया जा रहा है। अब जितना भी कोड मैंने यहां पे लिखा हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं ये कोड काम क्या कर रहा है और कैसे चलेगा। लाइन नंबर 2 पे इसका जो कंटेंट है मैंने उसकी टाइप स्पेसिफाई की है। वो कंटेंट क्या है? इमेज जेपैग। इसका मतलब ये है कि जो इमेज डॉट पीएचपी फाइल है अब वो एक पीएचपी फाइल नहीं है, अब वो एक इमेज फाइल है। लेकिन इमेज डॉट पीएचपी पे जो जाके हम काम कर रहे हैं, पीएचपी का कोड लिख रहे हैं, ये फाइल इस टाइम पे हाइब्रिड है। इस पे आप पीएचपी का कोड भी लिख सकते हैं, इस पे आप इसको आप इमेज दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इमेज सर्व करेगी, एज ए इमेज सर्व करेगी आपको। ओके, उसके बाद नीचे लाइन नंबर 4 पे अगर आप आते हैं तो फॉन्ट साइज मैंने स्पेसिफाई कर दिया। लाइन नंबर 5 पे जो इमेज क्रिएट होगा उसकी मैंने विड्थ स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद जो इमेज क्रिएट होगा उसकी मैंने हाइट स्पेसिफाई कर दी।
लाइन नंबर 8 पे इमेज को क्रिएट किया जा रहा है। इमेज की क्रिएशन के बाद अब उस इमेज पे कुछ कलर्स अप्लाई किए जा रहे हैं। लाइन नंबर 10 पे आके आप नोट करें, इमेज कलर एलोकेट के नाम से मैंने एक फंक्शन यूज किया हुआ है। तो कलर एलोकेट किया जा रहा है, उसको कलर असाइन किया जा रहा है, और ये बैकग्राउंड कलर असाइन किया जा रहा है लाइन नंबर 10 पे। जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ग्रे कलर का होगा। अब नीचे आते हैं, इस लाइन पे आके देखें, जो सेम फंक्शन है जिसको मैंने लाइन नंबर 10 पे कॉल किया है, उसी फंक्शन को नीचे आके मैंने दोबारा कॉल किया है। अब जो लाइन नंबर 10 पे मैंने कॉल किया है उसमें और लाइन नंबर 11 पे जो कॉल किया है, इन दोनों में फर्क क्या है? इसको जब मैंने पहले कॉल किया तो ये बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई किया मैंने यहाँ पे। इसको जब मैंने दोबारा कॉल किया तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो टेक्स्ट नजर आएगा, अब ये टेक्स्ट के कलर की बात हो रही है। यानी कि जो इसकी फर्स्ट कॉल है यहाँ पे जो इसको इस्तेमाल किया, ये बैकग्राउंड की टेक केयर कर रहा है, और जब मैंने इसको दोबारा कॉल किया तो ये फोरग्राउंड की टेक केयर कर रहा है। यानी कि जो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा, टेक्स्ट के कलर की टेक केयर कर रहा है। वो जो टेक्स्ट वाला कलर था उसको मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया क्योंकि इसने कलर रिटर्न किया था। और उसके बाद नीचे जो मेरे पास लाइन नंबर 13 पे फंक्शन नजर आ रहा है, इसमें मैंने उसमें टेक्स्ट को भी एडअप किया। तो टेक्स्ट को एडअप करने के लिए मैंने मैंने फंक्शन कॉल किया, सॉरी, इमेज टीटीएफ टेक्स्ट, क्योंकि जो मेरी टेक्स्ट की टाइप है वो टीटीएफ है। इसको मैंने इमेज के नाम से आर्गुमेंट पास किया। उसके बाद मैंने फॉन्ट साइज इसको बताया, उसके आगे एंगल आ जाता है इस जगह पे, और उसके बाद ये पोजीशनिंग आ जाती है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग लेफ्ट राइट। 40 जो मैंने लिखा हुआ है ये वर्टिकल पोजीशनिंग टॉप एंड बॉटम। और उसके बाद आगे फॉन्ट कलर आ गया, फॉन्ट फैमिली मैंने स्पेसिफाई कर दी, और उसके आगे टेक्स्ट आ गया। तो काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर ब्राउज करेंगे तो उसमें आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। फर्दरमोर मेरा ये लेसन अवेलेबल है, तो इसको देख के आप कोड कर सकते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद नीचे फाइनली इमेज क्रिएट हो गया। एक चीज़ मैं ऊपर मिस कर गया हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉलर टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और सेशन में सेशन का मैं कोई इंडेक्स स्पेसिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कोड इक्वल्स टू एम्प्टी रैंड। एम्प्टी रैंड के नाम से फंक्शन यूज कर रहा हूँ, इसको मैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज में रेंज बता देता हूँ, तो उस रेंज के अंदर ये स्पेसिफिक वैल्यूज जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ लेट्स सपोज 11119999, यानी कि ये जितने भी नंबर्स जनरेट करेगा वो 4 डिजिट नंबर होंगे, 1111 से लेके 9999 तक। जितनी दफा ये फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिकली कोई न्यू नंबर रिटर्न कर देगा, कोई रैंडम नंबर रिटर्न कर देगा। वो नंबर सेशन को साइन होगा, सेशन को जो भी वैल्यू साइन होगी वो आगे जाके टेक्स्ट को साइन हो जाएगी। ये मतलब है इसका। अब जब यहां पे आके मैं सेशन को यूज कर रहा हूं तो सेशन को मुझे स्टार्ट भी करना होगा। तो ऊपर आते हैं, यहां पे आके मैं लिखूंगा सेशन स्टार्ट, परफेक्ट। अब ये वाला जो पार्ट है इस पेज का, इस फाइल का, ये रेडी है। अब इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं जस्ट टू मेक श्योर ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं इंडेक्स वाली फाइल पे आता हूं, index.php पे। यहां पे आके मैं एक इमेज टैग क्रिएट कर लेता हूं। इमेज टैग क्रिएट करने के बाद अब जो पिछली फाइल थी जिसको मैंने कहा था कि image.php इसका नाम है, लेकिन ये एज ए इमेज सर्व होगी। अब यहां पे मुझे सोर्स वाली जगह पे आके लिखना पड़ेगा image.php। तो ये आपको ऑड लग सकता है कि मैंने यहाँ पे आके image.php लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे यहाँ पे इमेज नजर आएगा। अगर आप इसके कोड पे जाते हैं तो ऊपर देखें लाइन नंबर 3 पे मैंने हेडर स्पेसिफाई कर दिया है। उस हेडर में जाके मैंने इन्फोर्स कर दिया है कि ये जो फाइल है एज ए इमेज एक्ट करेगी। अब ये एक इमेज है। ओके, इसको सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, और इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस टैब को, रिफ्रेश, और देखें नंबर जनरेट हो गया। इसमें 4 डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं। फर्दरमोर नीचे अगर आप इमेज की विड्थ देखते हैं तो विड्थ आपको ज्यादा नजर आ रही है। अब डिफरेंट वैल्यूज हैं, आप उनको चेंज करके देख सकते हैं। जो वैल्यू आपको बेस्ट सूट करती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दरमोर यहाँ पे जो आपको कलर्स नजर आ रहे हैं आप इनको भी चेंज कर सकते हैं, इनको आप रैंडमाइज भी कर सकते हैं, रैंडम कलर्स भी साइन होते रहेंगे। ओके, अब इसको फुली फंक्शनल बनाते हैं। सबसे पहले तो क्विकली जो इंडेक्स वाली फाइल है इस पे आते हैं। यहाँ पे आके मैं छोटा सा फॉर्म एक क्रिएट करता हूँ। फॉर्म जो मेथड है, लेट्स सपोज मैं पोस्ट यूज कर लेता हूँ। पोस्ट, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आ जाएगा, उसकी जो टाइप होगी वो टेक्स्ट होगी, और जो नेम है वो कोड होगा, और उसके नीचे एक बटन आ जाएगा, और जो बटन है वो सबमिट टाइप होगा। उसके आगे नेम आ जाएगा, जो नेम है वो भी मैं सबमिट ही रख देता हूँ, और जो वैल्यू है
वैल्यू होगी सेंड, सेंड वट एवर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब जो इमेज है उसको भी मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ साथ ही, कोड के साथ इस जगह पे। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद अब जो टॉप है यहां पे मुझे कुछ पीएचपी का कोड लिखना पड़ेगा। मैं यहां पे आके लिखता हूं इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, आई एम सॉरी, यहां पे आके मैं लिखूंगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, क्योंकि मैं यहां पे मेक श्योर करना चाह रहा हूं कि फॉर्म का बटन प्रेस हुआ था या नहीं हुआ था। अगर फॉर्म का बटन प्रेस हुआ था तो इसका मतलब ये है कि फॉर्म सबमिट हुआ था, सबमिट। और उसके बाद नीचे आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड, कोड इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन, सेशन में कोड के नाम से इंडेक्स था, उसको कॉपी किया और उसको असाइन किया मैंने कोड को, और यहाँ पे आके उसको मैंने कंपेयर करवाया। तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट से जो कोड आ रहा था उसको मैंने मैच करवाया जो सेशन के अंदर कोड था। अगर तो मैच हो गया एको मैच का मैसेज आ जाएगा, अगर तो मैच नहीं हुआ तो जो एल्स वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा और यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा मिसमैच्ड। ओके, अब इसको ट्राई करते हैं ब्राउजर में। मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और इसको अगर लाइन बाय लाइन आप ब्रेक करना चाहते हैं तो काफ़ी सिंपल सा काम है। उस पर्पज़ के लिए आप पी टैग यूज़ कर लें। यहाँ पे लास्ट में भी आके मैं पी टैग यूज़ कर लेता हूँ। इसको सेव करते हैं तो पी टैग इसको ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगा लाइंस में। रिफ्रेश, ये देखें तो सेम जो पहले वाली एग्जांपल थी इसकी शक्ल भी वैसी बन गई। तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ 3879, मैंने सेंड पे क्लिक किया तो अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर सेशन और यहाँ पे मिस मैच लिखा हुआ आ गया। तो देखें मेरे सामने एक नोटिस आ गया अनडिफाइंड वेरिएबल। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी या आती है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मसला क्या है, अनडिफाइंड वेरिएबल अंडरस्कोर सेशन। और ये कहाँ पे मसला आ रहा है, ये लाइन नंबर 3 पे आ रहा है। किस फाइल पे आ रहा है, ये index.php वाली फाइल पे आ रहा है। वापिस आते हैं, जो index.php फाइल है लाइन नंबर 3 पे आते हैं, इस सेट, ये देखें लाइन नंबर 3, SESSION। अब एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी आप सेशंस का यूज करते हैं तो सेशन को स्टार्ट करना मत भूलें। तो ऊपर आके मैं सेशन को स्टार्ट भी कर देता हूं, सेशन स्टार्ट। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद अब मैं रिफ्रेश करता हूं, बल्कि रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको रीलोड करता हूं। तो यहां पे आके मैं लिखता हूं 3900, देखिए मैच्ड। अगर मैं कोई डिफरेंट वैल्यू लिख देता हूं जो कि नीचे कोड के साथ मैच नहीं कर रही तो मिसमैच लिखा हुआ आ गया। परफेक्ट, इसको जैसे काम करना चाहिए था वैसे ही काम कर रहा है। ओके, तो ये बेसिक एग्जांपल थी जिसके थ्रू आप कैप्चा कोड क्रिएट करते हैं। अब इसमें मैं कुछ और भी डिटेल्स को एडअप कर देता हूं, यानी कि इन केस अगर आप वो डिटेल्स भी लर्न करना चाहते हैं, वो चीज़ें लर्न करना चाहते हैं तो आप लर्न कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो मेरे सामने वैल्यूज नजर आ रही हैं 215 215 215, इनको मैं रेंडमाइज कर दूं। अब इनको रेंडमाइज कैसे किया जाएगा इसकी तरफ आते हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूं आर इक्वल्स टू एम्प्टी रैंड, और इसमें आके कलर्स की जो रेंज है वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो लेट सपोज जो मैं कलर्स की रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ वो है 100 से लेके 200 तक। ये सेम रेंज मैं सबके लिए स्पेसिफाई कर देता हूँ। पेस्ट पेस्ट, और ये इस दफ़ा है ग्रीन, इस दफ़ा है ब्लू। तो यहाँ पे जो 215 है इसकी जगह पे आ जाएगा डॉलर आर। ज़रूरी नहीं है कि डॉलर आर पहले आएगा या बाद में आएगा। देखें अगर आप इस कोड को नोट करते हैं तो ये एक ही काम कर रहा है, बार बार डिफरेंट वैल्यूज जनरेट करवा रहा है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आर कहाँ पे लिखना है, जी कहाँ पे लिखना है, जहाँ मर्जी लिख सकते हैं आप, यू आर फ्री टू राइट। ओके, उसके बाद जी, उसके बाद जो 215 है इसकी जगह पे बी आ जाएगा। अब इसको सेव करते हैं। तो मेरी एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैंने रेंडमाइज कर दिया है। अब बैकग्राउंड कलर चेंज होता रहेगा। अब इसको सेव करते हैं। मैंने रिफ्रेश किया
तो देखिए मैं जितनी दफ़ा इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर साथ चेंज हो रहा है, कभी कौन सा कलर आ रहा है कभी कौन सा कलर आ रहा है। तो आप इस तरह से कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्दर मोर जो टेक्स्ट का कलर है उसको भी आप इस तरह से रेंडमाइज कर सकते हैं। तो यही जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं RGB, इनको ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। बल्कि इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे आके डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर लेता हूँ। यानी कि इन फंक्शंस को दोबारा कॉल कर, सेम वेरिएबल्स लेकिन इन फंक्शंस को दोबारा कॉल कर लेता हूँ ताकि जो निचले वेरिएबल्स हैं उनमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएं। और इन वेरिएबल्स को कॉपी करके यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो वेरिएबल्स में नीचे जो टेक्स्ट का कलर आएगा वो डार्कर कलर्स आए। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं सिंपली इस जगह पे आके छोटी वैल्यूज़ में यूज़ कर लूँगा और आगे जो 200 लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं आके 100 लिख दूँगा। यानी कि इस रेंज के अंदर 0 से लेके 100 के अंदर तक जो वैल्यूज़ हैं वो फॉन्ट कलर को साइन होंगी। अब रिफ्रेश करते हैं तो देखें अब जो फॉन्ट का कलर है वो भी साथ साथ चेंज हो रहा है। ये देखें। अब मेरे पास जो इमेज अवेलेबल है इसको आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं ताकि इसको ठीक से रीड ना किया जा सके। इसको एक ह्यूमन बीइंग रीड कर सके, इसको एक इंसान रीड कर सके, लेकिन इसको कोई बोट, इसको कोई मशीन रीड ना कर सके, इसको प्रोसेस ना कर सके वो। तो कैसे बनाया जा सकता है, बहुत सिंपल सा काम है। इस पर मैं लाइन्स लगा देता हूँ इस इमेज पे। तो उसके लिए मैं इमेज लाइन वाला फंक्शन यूज़ करूँगा। इमेज लाइन के नाम से फंक्शन है। सबसे पहले इसको इमेज पास किया जाता है, फिर इसके इसके साथ इसको डिफरेंट वैल्यूज पास की जाती हैं। वो वैल्यूज क्या है, वो हैं वैल्यूज बेसिकली x1 y1, यानी कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। आप उस लाइन को प्लेस कहाँ पे करना चाहते हैं इमेज पे। फिर x2 और y2 और उसके बाद फॉन्ट कलर आ जाता है। फिर उसके बाद आप कलर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा डायनामिक बना देता हूँ कि जितनी दफ़ा इसको कॉल करें ऑटोमेटिकली इसको जो डिफरेंट कलर की वैल्यूज़ हैं वो असाइन होते जाएं और उसके साथ साथ जो ये x1 x2 y1 y2 है ये वैल्यूज़ भी इसको डिफरेंट असाइन होती जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लूप यूज़ कर लेता हूँ, फोर लूप। और ऊपर आते हैं, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ डॉलर टोटल लाइन्स इक्वल्स टू 10। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर 10 लाइन्स आ जाए। मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नीचे आते हैं, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ डॉलर आई इक्वल्स टू 1, डॉलर आई इज लेस देन और इक्वल्स टू टोटल लाइन्स डॉलर आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर आके तो मैं डिफरेंट वैल्यूज स्पेसिफाई करता हूँ। अब जो मैंने काम ये किया हुआ था मैं इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। डॉलर x1 इक्वल्स टू, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसको क्विकली मैं फिर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ जस्ट टू सेव टाइम। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, x1 y1 x2 और y2। अब इस पार्ट को उठा के मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जितनी दफ़ा लूप चल रहा है एक लाइन जनरेट हो रही है। कितनी लाइन जनरेट होंगी, लूप चलेगा 10 टाइम्स तो 10 लाइन्स जनरेट होंगी और वो जो लाइन्स हैं वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगी जो मैंने जगह बताई दी है। तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ डॉलर, यानी कि सबके साथ मुझे डॉलर लिखना पड़ेगा। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद ब्राउज़र पर चलता है। मैंने रिफ्रेश किया तो देखें वो डिफरेंट टाइप की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। अब इसको मैं फर्दर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें साथ आपको लाइंस भी नज़र आ रही हैं। तो लाइंस आप बढ़ा भी सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कोई भी सॉफ्टवेयर इसको प्रोसेस ना कर सके। इट्स टोटली अप टू यू। इसको मैं 40 कर देता हूँ। 40 मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएंगी। लेट्स गिव इट अ ट्राई। देखें काफ़ी सारी लाइन्स हो गई यहाँ पे। देखें द बेस्ट पार्ट इज जिस कलर का टेक्स्ट है उसी कलर की लाइन्स हैं। ये देखें अब इसको एक ह्यूमन बीइंग तो प्रोसेस कर सकता है, वो उसको रीड कर सकता है, लेकिन जो एक सॉफ्टवेयर है इसको रीड नहीं कर सकता। फर्दर मोर जो इसकी विड्थ नज़र आ रही है, इमेज की विड्थ को कम किया जा सकता है। तो इसकी जो विड्थ है इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ। 200 लिखा हुआ है, इसको मैं 100 पिक्सल्स कर देता हूँ।
100 में से कम होगी, इसको मैं 150 कर देता हूँ। 150 भी ज़्यादा है, इसको मैं 150 से कम कर देता हूँ, 130। सेव करते हैं, रिफ्रेश। मेरे ख्याल से जो 130 है वो बिल्कुल ठीक है। अब पीछे मैंने आपके साथ एंगल की बात की थी, एंगल को कैसे यूज़ किया जाता है। तो एंगल में आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ 45। तो अब जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देगा, ये देखें। तो एंगलिंग भी आप चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ लेट सपोज एम टी रैंड, और बल्कि इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से, कोड को मैं रीडेबल बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे मैं क्या काम कर रहा हूँ। एंगल इक्वल्स टू एम टी रैंड, और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ 0 to 15 या 0 to 25 कर लेते हैं एंगल। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद रिफ्रेश करते हैं, तो देखें कभी टेक्स्ट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, कभी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखें अगर माइनस में साथ वैल्यू दे देते हैं ये वाली, यानी कि -25 से लेके +25 तक, तो कभी टेक्स्ट नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा। ये देखें इस वजह से आपको नजर आ रहा है, ये देखें। तो मेरे ख्याल से जो आज का लेसन है इसके लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि लेसन आपकी समझ में आ गया। कन्फ्यूजन के केस में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।